हेलो एवरीवन, केजीएस टॉक में आप सभी का बिल्कुल स्वागत है। आज के इस शो में, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक विद्यार्थी से ऑफिसर बने उस विद्यार्थी की जो अब ऑफिसर बन के अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाला है। इस कहानी को शुरू करें, इस इंस्पिरेशनल स्टोरी को शुरू करें, उसके पहले कुछ बातें याद आ रही मुझे, जो बातें आपको डेफिनेटली प्रेरित करेंगी। वो कहते हैं कि कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा, बाकियों का तो वक्त आया था, आपका दौर आएगा। और इस दौर को बिल्कुल चरितार्थ किया है आज के हमारे जो गेस्ट हैं। उनसे मैं मिलवाऊंगा आपको, लेकिन उनसे मिलवाने से पहले एक बड़ी अच्छी सी बात मुझे याद आ रही है कि ज़िंदगी आपका कितना भी इम्तिहान क्यों ना ले ले, लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि हमें ये चीज़ हासिल करनी है तो आप उसे हासिल कर लेते हैं। मैंने पाया है कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो कि अभी भी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके दिमाग में अलग अलग थॉट आते हैं फेलियर के बाद, लेकिन इस जर्नी को जब मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन बनती है। क्योंकि इस केजीएस टॉक में जनरली हम बात करते हैं हमारे उन विद्यार्थियों की जिन्होंने एक विद्यार्थियों की जर्नी को लेके ऑफिसर तक का सफ़र तय किया था। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट से, जिन्होंने सिर्फ सपना ही नहीं पूरा करा अपना, उस सपने को एक नई उड़ान दी है। ऑल इंडिया रैंक 3 CAPF जैसा एग्ज़ाम, प्रगुन तिवारी। तो चलिए मिलते हैं प्रगुन तिवारी से और उनकी ही जुबानी आज की इस जर्नी को शेयर करते हैं। सो हाय प्रगुन, वेलकम इन केजीएस टॉक्स। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर। तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी इस जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच सर। CAPF जैसा एग्ज़ाम, ऑल इंडिया रैंक 3, पहले तो बताइए कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। सब लोग खुश हैं घर में, तो वो लोग खुश हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। रैंक अच्छी आ गई है, मम्मा पापा खुश हैं, घर में मतलब जॉइंट फैमिली है मेरी, तो बाकी सब लोग बहुत खुश हैं और सबके फ़ोन आ रहे हैं, तो उससे बहुत खुशी मिली है सर। अच्छा, आपकी जो खुशी है वो आपके चेहरे पे साफ साफ दिख रही है, और एक वो जो सुकून होता है ना चेहरे पे कि सिलेक्शन के बाद आप अपने अचीवमेंट्स को यहाँ पे शो करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ऑल इंडिया रैंक 3, आपने कभी सोचा था कि आप ऑल इंडिया रैंक 3 आएंगे, या कुछ दिमाग में ऐसा कुछ था? सर ने बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं किया था ये तो, कि रैंक इतनी अच्छी आ जाएगी। सुबह ऐसा एक न्यूज़ मिली कि शायद रिज़ल्ट आने वाला है, फ्राइडे था उस दिन। तो मैं तो बस यही प्रे कर रहा था कि PDF में इस बार नाम आ जाए बस, क्योंकि पिछली बार नहीं आया था। तो बस यही प्रे कर रहा था और रैंक आ गई, तो उससे तो अच्छा कुछ था ही नहीं सर। फिर आगे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे व्यूअर्स के ही हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन उसके पहले ना मेरे बड़े क्वेश्चंस हैं, बड़ी क्यूरोसिटी दिमाग में चल रही है कि मैं आपसे कुछ मेरा पूछूं मैं। तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये है, कैसा माहौल था जिस दिन रिजल्ट आने वाला था? अंदर क्या चल रहा था? मतलब क्या ऐसा होता है कि नर्वसनेस थी? क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बात करी है कि आपका ये सेकेंड अटैम्प्ट था और ऑल इंडिया रैंक 3 आ जाएगा, इस बारे में क्या सोचा था आपने? सर पहले तो सर उस दिन ऐसा मतलब 100% नहीं था कि रिज़ल्ट आने वाला है उस दिन, क्योंकि रिज़ल्ट बहुत दिन से डिले हो रहा था। वैसे नॉर्मली रिज़ल्ट आ जाता है 1 वीक में या कुछ 10-12 दिन में, लेकिन इस बार पूरा महीना हो गया था लगभग। तो एक फ्रेंड ने कॉल किया कि रिज़ल्ट शायद आ जाएगा आज, पर उतना सोच नहीं रहा था। मैं अपने फ्रेंड के साथ जिम में था, तो जिम में शाम को तब उस टाइम पे रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट देखा बस, तो स्क्रॉल किया तो सेकंड जो पेज था उस पर नाम देखा बस। उसके बाद सब उसे एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता मैं, इतनी जो खुशी हुई बस। नहीं, वो खुशी तो मैं अभी भी फील कर सकता हूँ, क्योंकि रिजल्ट्स आना अपने आप में एक बहुत डरावना सा माहौल होता है। नर्वसनेस तो बहुत होती है, क्योंकि शायद जिस चीज़ के लिए हमने बचपन LKG से शुरू किया था और आज हम जहाँ पहुँचे हैं और वो चीज़ हम अचीव कर लेते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और उसमें भी आपने तो 4 चांद लगा दिया। ऑल इंडिया रैंक 3 एक बहुत बड़ी रैंक है, मतलब पूरे भारत में आप तीसरे नंबर पे आए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं ना थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपके घर का माहौल कैसा था रिजल्ट्स के बाद? स्पेशली आपके घर में कौन कौन है, क्या क्या है, थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। और सबसे पहले आप ये बताइए कि रिजल्ट के बाद जब आपके घर वालों को पता चला कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 3 आई थी, सो घर में क्या हो रहा था उस समय? सर वैसे तो मैं बताऊं, क्योंकि जब मैंने बताया तो पहले तो लगा नहीं उन लोगों को कि हुआ है, क्योंकि 3-4 साल हो गए थे सर, हो ही नहीं रहा था कहीं। तो बहुत मैं खुद नेगेटिव बहुत हो गया था, डिमोटिवेट रहता था।
तो मैं जब घर पहुंचा हूँ जिम के बाद भी, तो उसके बाद भी वो लोग आराम से ही बैठे थे, तो उन लोगों को ऐसा कुछ था नहीं कि हाँ सच में हो गया है। तो मैं फिर बात की उन्होंने, तो उन्होंने पूछा भी श्योर, मतलब बोला कि प्रोविजनल तो नहीं है या कुछ और रह गया है कि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह गया है, कुछ रह गया है क्या? तो मैंने उन्हें बताया कि नहीं नहीं, ये फाइनल रिजल्ट है, सब कुछ हो गया है। तो तब जाके उन्हें थोड़ा खुशी हुई। फिर ताऊ जी को कॉल किया, सब लोगों को बताया, तो बहुत खुश थे सर। तो माहौल मतलब मम्मा बहुत खुश थी, उन्होंने बहुत मतलब वो बहुत चाहती थी सर कि मतलब बहुत चाहती थी कि कुछ हो, जल्दी हो, क्योंकि वो मैं भी बहुत परेशान हो जाता था सर, और वो उस चीज़ को देख के बहुत परेशान रहती थी कि कर रहा है पर हो नहीं रहा है, कर रहा है पर हो नहीं रहा है। तो फाइनली से कुछ हुआ तो रिलीफ मिला उन्हें भी और मुझे भी। थोड़ा खुशी से ज़्यादा वो चीज़ है कि बहुत शांति मिली है सर बहुत। नहीं नहीं, आपने जो शांति दी है ना, वो शांति शायद वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। और माँ बाप की एक बड़ी प्यारी सी कहानी ये भी होती है कि वो शायद अपनी खुशी को वो आपके सामने एक्सप्रेस ना कर पाएँ, लेकिन दुनिया जान जाती है कि हाँ आज उनका बेटा या बेटी ने कुछ बहुत बड़ा किया है। इस सपने को आपने पूरा किया, उसके लिए आपको फिर से मैं एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलूँगा यहाँ पे। और मैं एक चीज़, आपने फैमिली के बारे में बात करी है, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपकी फैमिली में कौन कौन है, और दूसरी बात कि क्या आपकी फैमिली में भी कोई इस बैकग्राउंड से है। और एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में यहाँ पे आ रहा है, वो क्वेश्चन ये है कि आप इस सफलता का क्रेडिट अपने परिवार में कैसे देना चाहते हैं। हालांकि मुझे पता है कि परिवार में सभी लोगों का कहीं ना कहीं कोई योगदान होता ही है हमारी जर्नी में, लेकिन क्या कोई स्पेशल मोमेंट आपकी लाइफ का जो आपको बहुत इंस्पायर करता है और आज की सफलता का क्रेडिट आप उन्हें देना चाहते हैं? सर अगर मैं स्टार्ट करूं, मैं मतलब एक छोटी सी स्टोरी है कि जो मेरे दादाजी थे, मतलब ही वॉज ओनली 7 और 8 years ओल्ड व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स। तो वो खुद पढ़ नहीं पाए उतना, 3rd या 4th क्लास में थे तब उन्हें कोई, क्योंकि उनका कोई बड़ा भाई या कुछ नहीं था फैमिली में, वो अकेले थे। तो उन्होंने, लेकिन वो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझते थे। उनके जितने भी मतलब मेरे जो फादर हैं, 4 भाई हैं, सब लोग पढ़े। एक जो मेरे ताऊ जी हैं वो अभी फार्मर हैं, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो उनका ये था कि वो सब लोग पढ़ें घर में। उनने सबको एजुकेशन की इंपॉर्टेंस उन्हें बहुत अच्छे से पता थी, बहुत पुश करते थे वो सबको। मैं जब छोटा हूँ, दादाजी बहुत पहले उनका देहांत हो गया, लेकिन मुझे याद है कि मैं जब था उनके पास, तो वो कभी भी जाते थे, कहीं जाते थे, तो मेरे लिए पेन या फिर एक वो बुक्स आती थी पहले बचपन में ना, वो ABCD उसमें होता था, और 1 2 3 टेबल्स होते थे, और वो सब जो, तो वो बुक लेके आया करते थे मेरे लिए। बहुत छोटा था मैं, है ना, वो शायद पढ़ता भी नहीं था मैं, और वो, लेकिन वो हमेशा लेके आते थे। उन्हें ये था कि कोई भी घर से जाए, कुछ जो है ऑफिसर बने या कुछ भी सिविल सर्विसेज में जाए, तो उनका बहुत मन था। पर वो आज है नहीं यहाँ पे, लेकिन ये उनके लिए है सबसे पहले तो, ये दादाजी के लिए है। और पूरा जो मेरा गांव है, हम सब बहुत कनेक्टेड हैं मेरे गांव से, और सब लोग ही बहुत खुश हैं, सबसे बहुत मतलब सब लोगों में बहुत प्यार है हमारे गांव में जो भी है। तो पूरा परिवार, और मैं घर में सबसे छोटा हूँ, घर का सबका प्यार मुझे मिलता है। और चाहे वो मदर साइड से हो या फादर साइड से हो, पूरे गांव से हो, तो सब लोग बहुत खुश हैं। सबके फ़ोन्स आ रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उन्हें खुश कर पाया, उनकी खुशी का कारण बन पाया सर। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब बहुत खुशी का हुआ है, मौका है। अभी जब हम ये पॉडकास्ट शुरू कर रहे थे, मुझे तो अभी बड़े गूज़बम्स आ रहे हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि लाइफ में जब हम अपना क्रेडिट, अपनी सफलता का क्रेडिट हमारे परिवार को देते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और हमारी आज की पीढ़ी को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या हमारा ननिहाल पक्ष शायद हमसे फिज़िकली जुड़ा ना हो, लेकिन मेंटली कहीं ना कहीं वो आपके अंदर रहते हैं। और जिस तरीके से आप अभी बता रहे थे कि आपके दादाजी आपके लिए उस समय, उनका ये था मन कि आप कुछ करें, शायद उनके आशीर्वाद ही है कि आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं। और बिल्कुल, और मैं तो ये कहूँगा कि सच में गूज़बम वाला माहौल ही है। तो पूछने को तो सर अभी बहुत कुछ मेरे पास है थोड़ा मैं भी यहाँ पे भावुक सा हो रहा हूँ, लेकिन ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आपकी घर में, जैसे आपने बताया कि मेरी अभी आपसे बात हुई थी शुरू में कि आपके घर में आपके पापा हैं, मम्मी हैं, और जॉइंट फैमिली आपकी है, आप गांव से बड़े कनेक्टेड हैं। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है। डेफिनेटली आप अपना एक्सपीरियंस वहाँ ज़रूर शेयर करेंगे लोगों से। थोड़ा सा प्रोफेशनली अगर हम आगे की बात करें, अब तो खैर अब एक नए जगह, नई चीज़ों से आप अचीव करेंगे, अपने आप को प्रूव करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं, लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं पूछते जाऊँ कारवां ये चलता रहे। इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा मुझे बताइए। जैसे
अगर मैं बात करूं कि एक बच्चा है जो बिल्कुल बिगिनर है, जिसको अपने करियर में आगे जाना, और ये पॉडकास्ट देखने के बाद शायद उसके दिमाग में एक गूज़बम्प से बनेंगे कि नहीं नहीं, मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ। तो ये एग्ज़ाम क्या है सर? मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बताइए। कैसे इस एग्ज़ाम को हम प्रिपरेशन कर सकते हैं? क्या होता है? थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप बताइए, CAPF एग्ज़ाम के बारे में। सर, ये जो CAPF का एग्ज़ाम है ये UPSC कंडक्ट कराता है, और असिस्टेंट कमांडेंट की पोजीशन के लिए ये जो एंट्री इस एग्ज़ाम के थ्रू होती है। सर, ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो हैं हमारी, CISF है, CRPF है, BSF है, बॉर्डर प्रोटेक्शन फोर्सेस जो हैं, उन सब के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इस एग्ज़ाम में बेसिकली 3 फेजेज़ हैं कि जो पहला रिटन होता है, फिर रिटन के लिए मेनली हमें GS, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस वो सब तैयार करना होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप एक पेपर होता है। फिर उसी के बाद एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है जिसमें एस्से राइटिंग होता है, आर्ग्यूमेंट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग है, प्रेसिस राइटिंग है। तो दूसरा डिस्क्रिप्टिव इसका एग्ज़ाम है। उसके बाद सर, अगर आप ये कंबाइंड जो कट ऑफ इसकी निकलती है दोनों की, वो क्लियर अप अगर आप करते हैं तो आपका मेडिकल और फिजिकल होता है। उसके बाद जो मेडिकल फिजिकल को भी जो क्लियर करते हैं, उसके बाद उनका UPSC इंटरव्यू कंडक्ट कराती है UPSC भवन में, और उसके बाद फाइनल उसी के बेसिस पे जो कंबाइंड जो अपना रिटन है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इंटरव्यू तीनों का कंबाइंड होके एक कट ऑफ निकलती है। उसके बेसिस पे सर्विसेज एलोकेट होती हैं सर। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जर्नी काफ़ी लंबी रही होगी, और इस जर्नी में तो बहुत उतार चढ़ाव भी आए होंगे। आपका ये कौन सा अटैम्प्ट था, और मतलब आपकी स्ट्रेटजीज़ क्या रही हैं जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे? सबसे पहले तो मुझे बताइए आपका अटैम्प्ट कौन सा था ये? सर, ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। मतलब आपने फेलियर्स देखी, और अभी आप एक चीज़ बता रहे थे मुझे कि 5 साल मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था बीच बीच में, और ये एक ऐसा सर्कल होता है जहाँ पे हम उतार चढ़ाव बहुत देखते हैं, और उतार चढ़ाव में जब हम एक बार कभी भी डीरेल होती है हमारी गाड़ी लाइफ की इस जर्नी पे, तो डिमोटिवेशन बहुत सारे आ जाते हैं। और आपकी स्ट्रेटजीज़ क्या रही हैं? आपने कैसे तैयारी करी थी? हालांकि ये दूसरा अटैम्प्ट था आपका, और आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते थे थ्रू आउट द जर्नी जो आप बता रहे हैं? सर, पहली तो सर ये बात है कि जो पहला अटैम्प्ट था मेरा, ये सेकेंड अटैम्प्ट है। पहले अटैम्प्ट के जो मेरा इंटरव्यू था, 4 जुलाई, मुझे डेट याद है अभी भी, मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा इंटरव्यू था। 3 जुलाई को मेरे भाई का देहांत हो गया था इवनिंग में, और बहुत क्लोज था, मेरे कज़न थे, वो चाचा जी के बेटे थे, और मुझसे बस 1-1.5 साल वो बड़े थे, और वो मतलब ही वॉज़ लाइक अ फ्रेंड। और उनको खोना, और शाम को मैं बस तैयारी कर रहा था, डॉक्यूमेंट रख रहा था, अगले दिन सुबह इंटरव्यू था मेरा, और फिर पूरी रात हम सो नहीं पाए, और मैं उनकी मतलब अंतिम यात्रा में भी नहीं जा पाया, मुझे यहाँ सुबह आना था। तो उसकी वजह से थोड़ा इंटरव्यू भी डिस्टर्ब हुआ। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में पूछे वो मैंने फंबल कर दिए, तो उसकी वजह से थोड़ा शायद इंटरव्यू स्कोर पिछले साल अच्छा नहीं रहा। और मेरिट लिस्ट में जो बाद में मैंने चेक भी किया, जो सेकंड लिस्ट होती है उसमें भी जो सिलेक्शन था, शायद वो उसमें मेरा 1-1.5 नंबर से ही वो रुका है। तो जो है उसकी वजह से थोड़ा परेशान मैं था, बहुत डिमोटिवेटेड मैं बहुत समय पे ये जो जर्नी थी इसमें बहुत जगह मैंने ऐसे फील किया कि कुछ भी चीज़ें बहुत ख़राब कभी कभी हो जाती थी, और उसकी वजह से थोड़ा पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती थी, और मेंटली भी थोड़ा परेशानी मुझे होती थी। लेकिन बहुत लोग मेरे पास रहे हैं जो हमेशा मुझे पुश करते रहे, बूस्ट करते रहे। मेरे फ्रेंड्स हैं, और मैं किस किस का नाम लूँ, जो माता जी हैं मेरी, वो मतलब एक तो बहुत पूजा करती हैं, तो हमेशा बहुत पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हैं सबको कि कुछ नहीं है, भगवान जी सब देख रहे हैं, सब बढ़िया होगा, सब बढ़िया होगा। और दोस्त जो मेरे हैं वो सब बहुत मतलब सर सपोर्ट तो मुझे इतना मिला है कि शायद मैं खुद इतना कैपेबल नहीं हूँ, और ये उन्हीं की वजह से है। जो मेरे पिताजी हैं, माता जी हैं, ताऊ जी हैं, बाबा जी, उनके सबका आशीर्वाद है, दोस्तों का सपोर्ट है, ठीक है। वरना मैं शायद नहीं कर पाता वो चीज़। मैंने बहुत पहले हिम्मत हार जाता, बहुत नेगेटिव में हो जाता था हर जगह, मतलब बहुत फेलियर्स देखे मैंने। जो भी मैं एग्ज़ाम दे रहा था वो कहीं ना कहीं, कभी प्री, कभी मेंस, कभी इंटरव्यू के बाद, कभी कुछ, तो मैं बहुत थक गया था सर वैसे तो। लेकिन ठीक है सर, फाइनली हो गया। वो कहते हैं ना कि अगर रात कितनी भी काली क्यों ना हो, कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, एक समय होता है जब तक वो रहती है, फिर उजाला हो ही जाता है। और लाइफ में ये जो लाइट है वो, खैर अब आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। हालांकि आपकी जो थ्रू आउट जर्नी है वो सच में काफ़ी
इमोशनल है, स्ट्रगल वाली भी है। जाहिर सी बात है, हमारे अपनों को खोने के बाद हम अपने आप को जब तैयार करते हैं और अगले दिन ही हमारा इंटरव्यू होता है, तो शायद हमारा मेंटल स्ट्रेंथ पूरी तरीके से अलग होता है और फिज़िकली इमोशनली हम उतने तैयार नहीं होते। लेकिन फिर भी आपने बताया कि आपका 1 नंबर से 2 नंबर से शायद आप रुके। शायद वो रीज़न था कि कुछ बहुत बड़ा वाला होने वाला होता है, तो उसके पहले शायद आपको कुछ स्ट्रगल ज़िंदगी दिखाती है। ऑल इंडिया रैंक 3 इस बार सबके सपनों को पूरा किया। सच में ये जर्नी आपकी दिलचस्प है और मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। आगे अगर मैं बढ़ूँ तो सबसे पहले तो मुझे आपने यहाँ पे भी बताया कि जो प्रोसेस आपका है, इस प्रोसेस में आपने एक प्रोसेस का नाम लिया फ़िज़िकल, जो आपकी वहाँ पे टेस्ट होता है। ज़रा फ़िज़िकल टेस्ट के बारे में मुझे बताइए कि क्या होता है वहाँ पे, क्या क्राइटेरियाज़ होती हैं या फिर किन किन एक्टिविटीज़ को वहाँ पे परफॉर्म करना होता है? सर फिज़िकल में 4 इवेंट्स होते हैं। पहला दे स्टार्ट विद 100 मीटर रेस, जो कि 16 सेकंड्स में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको करना होता है, 100 मीटर का जो स्प्रिंट होता है। फिर उसके तुरंत बाद सर 800 मीटर का होता है एक। 800 मीटर को 3 मिनट्स 45 सेकंड में कंप्लीट करना होता है। उसके बाद सर 3 अटेम्प्ट मिलते हैं लॉन्ग जंप के लिए। जी सर, उसके लिए 3.5 मीटर्स का जो लेंथ है वो उसको आपको, हाँ जी, कवर करना होता है। और उसके बाद फोर्थ है सर शॉर्ट पुट का। शॉर्ट पुट जो है एक अटेम्प्ट मिलता है, उसमें 7.26 kgs का जो बॉल होता है उसको आपको 4.5 मीटर्स थ्रो करना होता है। तो ये 4 इवेंट सर फिज़िकल में होते हैं। और सर क्योंकि हम लोग पढ़ाई में थोड़ा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फिज़िकली उतने नहीं रहते हैं, लेकिन बीच में टाइम मिल जाता है 1-2 महीने का, तो उसमें ही बीच में मैंने थोड़ा फिज़िकली ठीक होने की कोशिश की, जिम विम ज्वाइन किया, रनिंग स्टार्ट की, तो उससे सर हो पाया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे भी आप मुझे बता रहे थे, तो ये जो अभी इवेंट्स होते हैं इसमें गैप कितना मिलता है? लाइक जैसे आपने कहा कि 100 मीटर का स्प्रिंट होता है, फिर उसके बाद एक और आपका रनिंग है, उसके बाद आपका इतने सारे इवेंट्स होते हैं, तो क्या गैप मिलता है बीच में या फिर एकदम कंसिस्टेंट कंटिन्यूस कराते रहते हैं? सर ये तो बताना चाहूँगा मैं, फ़िज़िकल मेरा 20 दिसंबर को था। ठंड थी नोएडा में, यहाँ नोएडा में पड़ा था ITBP में। तो वो पहले तो चेस्ट वेस्ट जो मेजर करते हैं तो वो पूरा सब टी-शर्ट वगैरह सब कुछ उतरवा देते हैं वो लोग। तो उस टाइम पे ठंड थी और वो इवेंट जो है वो सिर्फ शायद आधे घंटे में चारों इवेंट हो जाते हैं सबके। तो वो बिल्कुल भी टाइम ऐसा नहीं होता कि 100 मीटर हुआ, सबका कंप्लीट होते ही तुरंत वो लोग 800 मीटर के लिए कर देते हैं। फिर मतलब कंडीशन ऐसी हो जाती है कि लॉन्ग जंप में ना पैर नहीं उठता है, फिर वो पैर थक जाते हैं। तो फिर लॉन्ग जंप बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लोग निकलते भी उसी में, लॉन्ग जंप नहीं हो पाती, डिस्क्वालीफाई, हाँ, सबसे ज़्यादा लॉन्ग जंप में ही होते हैं। तो वो तुरंत फिर वो पिट के पास ले जाएंगे लॉन्ग जंप की। तो आधे घंटे में, शायद आधे घंटे में वो जितनी भी कॉल होती है 32 लोग हर दिन आते हैं वहाँ पे, और आधे घंटे में शायद सारे चारों इवेंट हो जाते हैं लगभग। ये बहुत पॉइंट वाली बात यहाँ पे प्रगुण ने बताई है। तो मैं चाहूँगा मेरे व्यूवर्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस बात को ज़रूर नोट कीजिएगा कि आप अपनी जो फिज़िकल प्रिपरेशन करते हैं तो ये हाफ एन आवर का मार्जिन लेके ही चारों चीज़ों को परफॉर्म करने की अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि कहते हैं कि जब आप उस मुकाम तक जाके पीछे वापस आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है और उस तकलीफ़ से उबर पाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मोटिवेशन बहुत चाहिए होता है। तो ये सारी बातें, ये पॉडकास्ट का हमारा इंटेंशन ही ये है कि हमारी जो व्यूअर जो हमें देख पा रहे हैं, जो हमारे एस्पिरेंट जो आने वाले ऑफिसर्स हैं, अपनी जो भी छोटी मोटी कमी है या जो भी छोटी मोटी डाउट्स हैं वो आप यहाँ पे हमें क्लियर कर सकते हैं। प्रगुण, आगे अगर मैं बढ़ूँ थोड़ा सा इंटरव्यू की तरफ अगर हम जाते हैं, तो इंटरव्यू का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? वो जो पैनल के सामने आप गए, चूँकि इस एग्ज़ाम को UPSC कंडक्ट कराता है तो पैनल भी वही रहते हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहा था इंटरव्यू का आपका? वहाँ पे आपका क्वेश्चनिंग, अगर आप चाहें तो एक आध क्वेश्चन शेयर करना चाहें तो ज़रूर हमसे शेयर कर सकते हैं, और क्या वो माहौल था ज़रा हमें आप बताइए। सर इस बार मेरा जो इंटरव्यू था वो लेफ्टिनेंट जनरल राजकुमार शुक्ला सर हैं, वो बोर्ड जो था वहाँ पढ़ा मेरा। तो मेरा लास्ट नंबर था, तो आफ्टरनून शिफ्ट में। तो पहली बात तो मैं दोपहर से बैठा हुआ था वहाँ हॉल में, तो मैं बहुत ज़्यादा, तो एक तो बोर ही हो गया था वहाँ हॉल में बैठा, क्योंकि वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, वहाँ बैठे थे। मैं अंदर गया, वहाँ पे 4 मेंबर्स होते हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि जल्दी से बस इंटरव्यू हो इस बार। और
क्योंकि ये लास्ट अटैम्प्ट था मेरा, मैं 25 का हो चुका हूँ, तो CAPF में 25 एज लिमिट होती है, तो लास्ट अटैम्प्ट था, तो मुझे ये था कि इस बार मैं बस कॉन्फिडेंट होकर पॉजिटिव होकर बस देना है मुझे, बढ़िया होगा जो होगा। तो गया मैं वहाँ, तो जो बोर्ड के चेयरमैन थे शुक्ला सर, तो उनसे स्टार्टिंग में ही एक वो थोड़ा US और चाइना पे वो उन्होंने मुझसे बहुत क्वेश्चनिंग की, कि बहुत ग्रिल करने की कोशिश की कि US या चाइना, इंडिया को किसका सपोर्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या है। तो मैंने जब US बोला तो उन्होंने US पे बहुत काउंटर किया कि US क्यों, चाइना, जब अब चाइना ही सुपर पावर है, हम लोग क्यों नहीं प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, चाइना ही फ्यूचर है ये। तो बहुत उन्होंने कोशिश की, पर मैं US के साथ ही रहा और US के मैंने पॉजिटिव्स बताए। फिर उसके बाद वो खुश हुए कि ठीक है हाँ। और उसके बाद लेडी मेंबर थी, उन्होंने फ़िज़िक्स पे क्वेश्चन, मेरा फ़िज़िक्स बैकग्राउंड है सर, फ़िज़िक्स ऑनर्स से मैंने ग्रेजुएशन किया, उन्होंने फ़िज़िक्स पे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और 2-3 क्वेश्चंस वो किए। फिर एक जो फोर्थ मेंबर थे, उन्होंने पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस पे बहुत क्वेश्चंस किए। और एक और मेंबर थे, उन्होंने बहुत पॉलिटी से, एग्रीकल्चर से, इन सब से बहुत क्वेश्चंस किए। तो ओवरऑल सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, सब कुछ अच्छे से हुआ, स्मूथली गया सब, कोई ऐसा कुछ अटका नहीं, तो बहुत अच्छा हुआ सर। अभी स्कोर तो नहीं आया है वैसे, तो मैं शायद इंटरव्यू में इस बार बहुत अच्छा आया होगा। मुझे आप ये जब बता रहे थे तो मैं शायद उस माहौल को फ़ील करने की कोशिश कर रहा था कि सच में कैसा रहा होगा वो मोमेंट। अच्छा, लास्ट अटेम्प्ट है, इंटरव्यू राउंड है, पिछली बार 1 नंबर से रह गए थे। ये सब चीज़ें कहीं आपको इंटरव्यू में बॉदर तो नहीं करती हैं? स्पेशली 1 दिन पहले का आपका एक्सपीरियंस क्या था? 1 दिन पहले आपको क्या फ़ील हो रहा था कि अगले दिन इंटरव्यू है? क्या कुछ नर्वसनेस आपके दिमाग में उस समय आई थी? सर नर्वसनेस तो थोड़ी थी, वो तो नेचुरल है, पर जब मैं इंटरव्यू के लिए पहुंचा तो मतलब ये लास्ट अटेम्प्ट था, तो इसलिए सोच के गया था कि ठीक है अब जो होना है सो होना है, तो बेस्ट देना है बस। तो तब मैं कॉन्फिडेंट होके बस अंदर इंटर करके अच्छे से दिया बस जितना हो। वो कहते हैं ना कि इंसान की जैसी सोच होती है, बरकत भी वैसी होती है। तो जाहिर सी बात है आपने उस चीज़ को प्रूव किया है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में काफ़ी देर से चल रहा था और वो मैं पूछने वाला हूँ। अक्सर मैंने पाया है कि जो हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं स्पेशली, उनके दिमाग में ना एक क्वेश्चन होता है कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो आज ये प्रश्न एक मैं टॉपर से पूछना चाहूँगा कि ऑल इंडिया रैंक 3 सिक्योर किया है आपने, कितने घंटे आप पढ़ते थे और कितने घंटे पढ़ना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए? ज़रा मैं जानना चाहूँगा कि इसका आंसर आप क्या देंगे। सर जब स्टार्टिंग में जर्नी स्टार्ट हुई तब तो पढ़ता ही था मैं, बहुत पढ़ता था तब तो। 8-10 घंटे तो हाँ नॉर्मली हो ही जाते थे, पर लास्ट जो 1 साल या 1.5 साल से तो पढ़ाई बहुत, मतलब शायद ऐसा भी हो जाता था कि मैं एक पेज खोल के बैठा हूँ बुक का और शायद पूरे दिन में वो भी ना पढ़ पाऊँ। मतलब ऐसे भी दिन रहे हैं, तो तब तो बहुत पढ़ाई ऐसे डिस्टर्ब हो गई थी। तो इनिशियली लेकिन मैं पढ़ा हूँ, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको ही 8-10 घंटे हर बार पढ़ने हैं। बहुत कम से हो जाता है, 5-6 घंटे अगर आप बहुत रेगुलर पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, फोकस के साथ पढ़ रहे हो, तो ईजिली हो जाता है सर, इतना कुछ नहीं है। देखो भाई, ये ऑल इंडिया रैंक 3 ये बोल रहा है, ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऐसा मुझे नहीं लगता कि आप 12 घंटे पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा। 3-4 घंटे पे भी आप, कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो आपको किसी भी मुकाम तक लेके जाती है। और चूँकि आप जिस मुकाम पे आए हैं अभी प्रगुण, तो यहाँ पे ऑफिसर प्रगुण मैं कहूँगा, यहाँ पे आप वर्दी कितना इंस्पायर करती है आपको? क्योंकि मुझे याद है ना, जब मैं बचपन में था तो उस बचपन के दौर पे मैंने कई बार ऐसे हमारे जो वर्दी वाले लोग हैं, या कहें हमारे जो भी जिस भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, जिस भी बैकग्राउंड से होते हैं, बहुत इंस्पायर करती थी। आज भी वो बॉर्डर मूवी दिमागों में आती है तो कहीं ना कहीं गूज़बम्स आ जाते हैं, ठीक है। आपको कितना इंस्पायर की थी ये वर्दी, और क्या आपने सोचा था, सपना था कि हम इस फील्ड में ही आगे जाने वाले हैं, या कुछ और दिमाग में था? सर वर्दी ऑब्वियसली सर बहुत फैसिनेट करती है, वो तो है ही। पिछली साल जब मैं मेंस लिख रहा था सिविल सर्विसेज का, तो मैं पापा जी से भी ये बात कर रहा था कि मैं पहली प्रेफरेंस IPS के लिए भरना चाहूँगा। तो वर्दी तो सर, और अब CAPF में वर्दी, मतलब मैं इसको, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। वर्दी बचपन से ही देखते आ रहे हैं और बहुत फैसिनेट करती है, और इस हाई रैंक मतलब वहाँ पे पहुँचना वर्दी में। तो सर एक छोटी सी स्टोरी है कि हम 3 दोस्त थे दिल्ली में जो रहते थे। अब एक जो है वो राजस्थान में DSP है,
एक दूसरा जो है वो लेफ्टिनेंट बन गया है अभी, और अब मेरा भी फाइनली सिलेक्शन हो गया है। तो तीसरा दोस्त भी फाइनली एक बड़ी पोस्ट पे जा चुका है। तो तीनों हम वर्दी वाले हो गए हैं। आई वुड लव टू इनवाइट कि आप वर्दी में ज़रूर आएँ हमारे पास, हमारे व्यूअर्स के लिए। वो एक जो सुकून होता है ना आँखों पे, आप कितनी भी महंगी कपड़े पहन लीजिए, किसी भी ब्रांड के कपड़े पहन लीजिए, लेकिन कहते हैं ना कि उस वर्दी से खूबसूरत शायद ही कोई ब्रांड होगा। और अगर आप भारत से हैं या किसी भी देश से हैं, वर्दी एक अपने आप में इंस्पिरेशन देती है। सो सच में ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि लाइफ में जब हम कभी आगे बढ़ते हैं, हम कभी अपने आप को आगे की तरफ ले जाते हैं, तो ये कहानी ज़रूर हमारी होती है, लेकिन इस कहानी के किरदार और भी होते हैं। बहुत अलग अलग किरदार होते हैं जो हमारी इस जर्नी में किसी न किसी रूप में हमारा सपोर्ट करते हैं। तो आपकी इस स्टोरी के और जो किरदार रहे हैं जिन्होंने आपको इस यहाँ तक लाने में हेल्प करी है, क्या ऐसा कोई था या ऐसे लोग थे? मैं जानना चाहूँगा, ज़रा इसके बारे में आप प्रकाश डालिए। सर मैं नाम नहीं ले पाऊँगा, इतने लोग हैं सर, और बहुत अच्छे दोस्त हैं सारे। मैं दोस्त ही नहीं, सब भाई हैं। तो बहुत सपोर्ट उन लोगों ने किया हमेशा, और सब अच्छी जॉब पे हैं, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था क्योंकि मैं ही सिर्फ घर पे पढ़ा हूँ और पढ़ रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा परेशान मैं हो जाता था कभी कभी। पर वो लोग शाम को मिलते हैं, ऑफिस से टाइम निकाल के मिलते हैं, बात करते हैं, कभी भी उन्होंने परेशान होने नहीं दिया। कोई भी बात हो, चाहे वो बहुत अच्छी अच्छी जगह पे सब लोग हैं। तो बहुत उनका सर, मैं अब क्या ही उनको कैसे थैंक यू बोलूं, पर उन लोगों का सपोर्ट सर जो था, सब वो सब परिवार है सर, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। और उन सब की वजह से ये स्कूल के हों या मेरे जो सोसाइटी के हैं, सब लोग सर बहुत बहुत स्पेशल लोग हैं, और बहुत 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 हेल्प की उन लोगों ने। मतलब आपने मौका तो उन्हें दे ही दिया मुस्कुराने का, और बहुत खूबसूरत मौका दिया है पूरे भारत में तीसरी रैंक लाके। प्रगुन, एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही थी। अभी मैं आपसे जब पॉडकास्ट हम शुरू कर रहे थे उसके पहले बात कर रहा था, तो मैंने आपसे पूछा था कि जो हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम, क्या इम्पैक्ट यहाँ रहता है? क्या अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, या आप भी उसी फ्लो में आगे जा सकते हैं? क्या डिफरेंसेस होते हैं? और सबसे बड़ी बात, अगर चूँकि आपने मुझे यहाँ पे पहले भी बताया हुआ है कि आपका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम का रहा है, तो आपके लिए चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे आसान रही हैं, लेकिन आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हिंदी मीडियम से हैं? क्या आगे जाके उनको कुछ प्रॉब्लम्स होगी? अगर होगी तो क्या, और उसको कैसे वो कोप अप करेंगे? सर प्रॉब्लम्स तो शायद हैं, क्योंकि मैं अब इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो शायद मैं नहीं समझ पाऊँ उनकी। पर मेरी बात बहुत लोगों से हुई। रिसोर्सेज सर हिंदी मीडियम में थोड़े कम अवेलेबल हैं, इंग्लिश में ज़्यादा हैं। प्लस जो बाकी मैं बात करूँ सर इंटरव्यू की भी, अगर मैं बात करूँ तो ऐसा बोला जाता है कि इंग्लिश मीडियम से अगर आप इंटरव्यू देते हो तो आपके मार्क्स थोड़े कंपेरेटिवली अच्छे आते हैं। तो इंटरव्यू में शायद वो बोलते हैं कि वेटेज मतलब थोड़ा सा ज़्यादा इंग्लिश वालों को वो हो जाता है। बाकी सर मैं ये नहीं बोलूँगा कि हिंदी मीडियम वालों को ऐसे कुछ परेशान होने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, रैंक निकाल रहे हैं। तो अगर वो करें अच्छे से, सारा रिसोर्सेज तैयार करें, प्रैक्टिस करें, सर हो जाएगा वो। उसमें बहुत बहुत बॉदर होने की सिचुएशन तो नहीं है सर, आराम से करेंगे वो भी हो जाएगा सर। अच्छा, एस्से राइटिंग एक बहुत बड़ा पहलू होता है, कैसे उसको आप इम्प्रूव किए थे, या आपने अपने टाइम पे क्या कुछ स्पेशल किया था उसके रिगार्डिंग? कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी राइटिंग स्किल को? हाँ सर, राइटिंग स्किल्स तो सर यही है कि वो तो प्रैक्टिस है, आप स्किल डेवलप करनी है, आप रिफ़ाइन करो उसे और लिखिए, और अपने फ्रेंड से आप मतलब चेक करवा सकते हैं, वो थोड़े इनपुट्स देंगे, और उसको एनरिच करने की कोशिश कीजिए। फैक्ट्स डालिए, डेटा डालिए, रिपोर्ट्स डालिए, कोट्स डालिए। आप कुछ महाभारत का डाल दीजिए, या कुछ एंशिएंट इंडिया का डाल दीजिए, कुछ एनेक्डोट डाल दीजिए, तो वो एक बोरिंग नहीं होना चाहिए। इसमें 4 ऐसे लिखने होते हैं CAPF के एग्ज़ाम में, तो वो बहुत अच्छे होने चाहिए, रिपीट ना हो चीज़ें। और छोटे छोटे एस्से होते हैं, तो 4 एस्सेज हैं, तो बहुत अच्छे से आप अगर बहुत एनरिच करके लिखेंगे उसे, तो मैं एस्से की बेसिस पे मैंने पेपर 2 ये दिया है कि एस्से अच्छे से हो जाए। मेरा फोकस एस्से पे था कि एस्से मैं बहुत अच्छे से लिखूं, और बाकी पेपर कंप्लीट हो जाए, बस पेपर 2 ये ध्यान था कि एस्से अच्छा हो जाए और पेपर 2 कंप्लीट हो जाए। तो एस्से पे सर ध्यान देना ज़रूरी है। अच्छा, ड्यूरिंग प्रिपरेशन GS पोर्शन जो है बहुत बॉदर करता है, क्योंकि उसकी कोई लिमिट है ही नहीं। GS हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, और आप जैसे अभी इंटरव्यू का भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ बता रहे थे, तो वहाँ पे भी मैंने पाया कि इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस आपसे करंट से बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। क्या लगता है कि
इसके लिए क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए? जीएस पोर्शन को या करंट अफेयर्स को हम कैसे तैयार कर सकते हैं? सर जो जीएस पोर्शन है वो तो पहली बात सब लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, एनसीईआरटी तो आप करिए ही, अगर आप पे समय है, आप बिल्कुल बिगनर हैं तो 6 to 12 स्टार्ट कर लीजिए। 6 to 12 6 to 12 कर लीजिए, वो आपको हमेशा ही हेल्प करेंगे किसी न किसी एग्जाम में, जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सीएपीएफ का स्पेसिफिकली बोलेंगे तो यहाँ पे आपको मैथ्स भी पढ़नी है, क्योंकि वो भी काउंट होती है। और यहाँ पे आपको रीजनिंग, मैथ्स और साइंस करना है। 9th-10th का साइंस की जो एनसीईआरटीज़ हैं, आप देखेंगे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वहाँ से। मतलब आपको साइंस के लिए 9th एंड एनसीईआरटी को पिक करना है। करना है, अच्छे से करना है। आप और भी अगर आप 6, 7, 8 की भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन 9, 10 तो मस्ट है सर। वो तो आपको साइंस करना ही करना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वहाँ से। तो वो कीजिए। जीएस के लिए सर बहुत, फिर एनसीईआरटीज़ करने के बाद स्टैंडर्ड बुक्स हैं, तो उनको सर आप तैयार कीजिए, अच्छे से कीजिए और रिपीटेडली कीजिए। एक बार से फैक्ट्स आप याद नहीं कर पाएंगे, जीएस बहुत वास्ट है, तो आपको पढ़ते जाना है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो आप करते रहिए जितना समय है आपके पास। वो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सीधी सी बात है। यस सर, वही बात है। आप जीएस पढ़िए और टेस्ट दीजिए, जीएस पढ़िए, टेस्ट दीजिए, बस। सही है, ये चीज़ आपकी सच में जेन्युइन है यहाँ पे, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्टली आंसर कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि जीएस सच में एक बहुत बड़ी सी महाग्रंथ है हमारे एस्पेरेंट्स के लिए, तो उसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही चीज़ आपने बताई। लास्ट के जो 30 दिन होते हैं वो बहुत हेक्टिक, पैनिक और कह सकते हैं कि थोड़ा सा वहाँ नर्वसनेस भी बहुत रहती है। अंतिम 30 दिन एग्ज़ाम के, जब आपको पता चला कि आपका एग्ज़ाम ये है, अंतिम 30 दिनों की क्या कोई अलग से स्ट्रैटेजी आपने बनाई, या फिर आप जिस रिदम में चल रहे थे उसी रिदम को फॉलो किया? सर इस अटेम्प्ट के लिए मैं अगर बोलूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम ये थी कि मैं मेंस लिख रहा था लास्ट ईयर। ये एग्ज़ाम, अच्छा, मेरा पिछले साल का जो इंटरव्यू का रिज़ल्ट भी आना था वो आ नहीं रहा था, तो वो डिले होता जा रहा था। और ये था दिमाग में कि शायद इसी बार हो जाए, तो शायद मुझे ये अटेम्प्ट ही ना देना पड़े। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई थी। मेंस के लिए तैयारी कर रहा हूँ, उसके बाद ये एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना, रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट आ गया नहीं हुआ तो, अगर हो गया तो नहीं देना, क्योंकि आप री अटेम्प्ट नहीं कर सकते एग्ज़ाम को। अगर आपको कोई भी एक फोर्स एलोकेट होती है तो वही आपको कंटिन्यू करना होता है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, पढ़ाई मैं नहीं कर पाया उतने अच्छे से रिटन के लिए। पर हाँ, इंटरव्यू के लिए तो इस बार मैंने अपना अटेम्प्ट सिविल सर्विसेज का भी स्किप किया, ताकि मैं पूरा तरह से फोकस कर पाऊँ, क्योंकि पिछली बार क्योंकि सर ना मेंस हो पाया फिर, और ना इसका इंटरव्यू क्लियर हो पाया। तो इस बार मैंने ये पहले से ही देख लिया था कि इस बार इंटरव्यू कॉल आती है तो इंटरव्यू ही दूंगा अच्छे से, और उसके लिए ही बैठ के तैयारी की सर। अच्छा, आपकी हॉबी क्या रही, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। आप सेशन, ये जो है पॉडकास्ट, ऑलमोस्ट हमने सारे ही प्रश्नों को पिक किया जो हमारे व्यूअर्स के थे। अब कुछ मेरे प्रश्नों का आप जवाब दीजिए कि आपका हॉबी क्या थी एक्चुअली, मतलब है अभी एग्जैक्टली? सर हॉबी तो कुछ भी क्या, मैं बहुत बोरिंग आदमी हूँ। अब तो मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, बस वैसे क्रिकेट खेलता हूँ मैं, पर अब वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि सारे फ्रेंड्स बिजी है। तो बाकी तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ सर। वैसे न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ, ग्लोबल अफेयर्स पढ़ना वो मुझे बहुत पसंद है। बुक्स उनसे रिलेटेड जो भी है, एस जयशंकर जी की है या जो भी है, उनके आर्टिकल्स पढ़ लेता हूँ मैं। प्रताप भानु मेहता जी हैं, तो वो सब पढ़ता रहता हूँ बस। मूवी देखना पसंद है? हाँ सर, कोई साथ हो तो। अकेले नहीं देखता हूँ सर मैं कुछ, अकेले तो मैं, कोई साथ हो तो आप कुछ भी दिखा लीजिए, अकेले मैं कुछ नहीं करता हूँ। बहुत अकेले मैं बहुत बोरिंग आदमी हूँ। चलिए, अब आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने का बहुत सारा मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच प्रगुन, यहाँ पे आप अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और जाते जाते आप हमारे उन अपकमिंग ऑफिसर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपने एक्सपीरियंसेस क्या शेयर करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा प्लीज़ थोड़ा बताएं। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका, आपने ये मौका दिया मुझे। और सर इनिशियली तो मैं ये बोलना चाहूँगा पहले तो कि जो मॉक मैंने यहाँ दिया, मॉक से भी बहुत फ़ायदा हुआ सर, बहुत वैल्यूबल इनपुट्स मिले, पैनल बहुत अच्छा था। तो वो वैसा ही था जैसे यूपीएससी में अब 4 मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे भी वो सर वैसा एक एक्सपीरियंस मिल गया इंटरव्यू से पहले, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और जो भी सर इस बार दे रहे हैं या आगे भी देंगे, जो फ्यूचर ऑफिसर्स हैं, वो बिल्कुल ट्राई करें सर, बिल्कुल मॉक दे के बहुत बेनिफिट उसका होता है। और सर यहाँ पे भी आज मैं जैसे आपसे मिला और ये अवसर मुझे मिला ताकि मैं अपनी बात पहुँचा पाऊँ, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि सब मेहनत करें, फाइनली एक ना एक दिन हो जाता है। हो गया मेरा भी, मैंने नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, लेकिन ठीक है, हो जाता है सर। मेहनत बेकार जाती नहीं है, वही सुनते आ रहे हैं हम और
हो गया सर, थैंक यू सो मच सर। सो थैंक यू सो मच प्रगुन, आप यहाँ पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने उन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली रिप्लाई किया जो हमारे व्यूअर्स के एस्पायरेंट्स को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगा और सीखेंगे इस चीज़ से। सो आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई विश यहाँ पे आप वर्दी के साथ एक बार ज़रूर आएंगे। और थैंक यू सो मच वंस अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर ऑल इंडिया रैंक 3 एंड यस, भविष्य में आप बहुत आगे जाएंगे, ये हमारी सबकी शुभकामनाएं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। सो दोस्तों, यहाँ पे आज तक के लिए इतना ही। हमारे साथ थे प्रगुन तिवारी, ऑल इंडिया रैंक 3, जिन्होंने CAPF जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक किया। और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी रियल इंसिडेंट्स हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और अपने आप का एक्सपीरियंस ज़रूर यहाँ पे लें।